पीछे किसी को भी नहीं याद है कि नोड वर्जन मैनेजर से किस तरह से नोड जेएस इंस्टॉल किया जाएगा? हाँ भाई, लास्ट में आपका नाम क्या है? बिल्कुल लास्ट में। हाँ भाई, खड़े हो, क्या नाम है? मोहम्मद हाफिज़। प्रीवियस क्लास में मौजूद थे? ठीक है। अभी मुझे बताओ कि एनवीएम के थ्रू नोड जेएस किस तरह से इंस्टॉल किया जाए? नहीं पता? क्यों नहीं पता? लेट आए थे? लेट आए थे? बैठो। हाँ भाई, आप खड़े हो लास्ट में, आप खड़े हो, प्रीवियस क्लास में मौजूद थे। बताओ एनवीएम के थ्रू किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है नोड जेएस को? हाँ, वो तो बेसिकली डिफरेंट वर्जन्स हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, ये इसका जवाब है ना, कि बेसिकली यहाँ पे कोई दूसरा वर्जन चल रहा है और फ्रंट एंड पे कोई दूसरा वर्जन चल रहा है। सवाल ये है कि एनवीएम के थ्रू इंस्टॉल कैसे किया जाता है नोड जेएस? हाँ भाई, और कोई मुझे बता सकता है आगे से? हाँ भाई, किसी को भी नहीं याद है? आपको याद है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आतिफ नाम है। जल्दी से मुझे बताएं कि एनवीएम के थ्रू किस तरह से नोड जेएस इंस्टॉल किया जाएगा? बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमें एनवीएम को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आप बैठ जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनवीएम को डाउनलोड करेंगे। गूगल पे आपने सर्च करना है एनवीएम और उसके बाद सिंपल क्या करना है, डाउनलोड फॉर विंडोज़, बस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये गिटहब का जो सबसे पहले आ रहा है, आप इसको ओपन कर लें और सिंपल यहाँ से एनवीएम को कर लें डाउनलोड। अच्छा, एनवीएम यहाँ से आप मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन आएगा, वहाँ से भी आप इसको सिंपल तरीके से डाउनलोड करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं चेक करता हूँ जल्दी से कि डाउनलोड का बटन डायरेक्ट है मौजूद या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ किसी में से क्लिक करूँगा और इसको डाउनलोड करवा लूँगा। अभी सिंपल मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बटन। बटन मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। बैग दोबारा से आपने आना है और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ मैंने लिखा था, इसको मैं हटा देता हूँ। जस्ट मैं दोबारा से चेक करूँगा कि यहाँ पे कुछ मुझे इस तरह का मिल जाए जिससे मैं इसको ईज़िली डाउनलोड कर पाऊँ। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ रहा हूँ और मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाउनलोड नाउ का बटन डायरेक्टली मुझे कहीं ना कहीं मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलेगा तो सिंपल मैं क्या करूँगा, उसकी ज़िप को डाउनलोड करके। अच्छा, ज़िप को पता है किस तरह से डाउनलोड किया जाता है? किसी को पता है? ज़िप डाउनलोड करने के बाद पहले आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, वो भी काम आपका बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं डायरेक्ट तरीका ढूंढ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की थी कि एनवीएम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं एनवीएम विंडोज़ लिखता हूँ। अच्छा, ये रहा ना, ये डाउनलोड नाउ का बटन ये मौजूद है और सिंपल यहाँ पे इसने मुझे दोबारा से यहीं पे भेज दिया। अच्छा, ये मुझे ज़िप को ही चलाना पड़ेगा ना, और कोई दूसरा तरीका यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। सिंपल डाउनलोड नाउ ने भी मुझे यहीं पर ही भेजा हुआ है। अब सिंपल मैं पता है क्या करूँगा, यहाँ से इसके ज़िप फाइल को मैं चाहूँ तो EXE भी कर लूँ। EXE डायरेक्ट जो है ना सिंपल रन हो जाता है। जो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल करते हो ना, वो आपके पास EXE की फ़ाइल होती है। अगर आप ज़िप की फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसके बाद फिर आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे राइट क्लिक करके, तो ये वाला काम भी आपके पास बन जाएगा। फ़िलहाल ये दो तरीके आप यूज़ करो। इसके अलावा और भी मल्टीपल तरीके होते हैं कि सोर्स कोड को आप चला दो, इस तरह से भी काम बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना कि अगर आप उसके सोर्स कोड को चलाओगे। तो आपके लिए बेहतर तरीका जो है वो ज़िप वाला है और EXE वाला है। ज़िप से भी ज़्यादा आसान EXE वाला काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि आप लोगों ने ये डाउनलोड किया था, और किया था तो किस तरह से किया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज घर जाने के बाद सबसे पहला काम आप करोगे, एनवीएम को डाउनलोड करोगे। अच्छा, जैसे ही आप एनवीएम को डाउनलोड करोगे ना, तो आपके पास CMD पे
nvm की कमांड आ जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे nvm डाउनलोड नहीं है तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। nvm डाउनलोड हो जाएगा तो nvm की कमांड आ जाएगी, उसके थ्रू आप सिंपल क्या करोगे, nvm यूज़, ठीक है। नोड का जो भी वर्जन आपने इस्तेमाल करना है सिंपल आप उस वर्जन का नाम लिखोगे, अगर वो वर्जन इसमें मौजूद होता है फिर ठीक है, नहीं होगा तो nvm उसको खुद से ही डाउनलोड करके यूज़ करने लगेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि इतने सारे वर्जन्स का हम करेंगे क्या। नोड अगर मैं डायरेक्ट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लूँ तब भी हमारा काम बन जाता है। नॉर्मली अगर हम क्लाइंट साइड के ऊपर काम कर रहे हो कोई मसला हमारे पास नहीं आता है। सवाल ये है कि मल्टीपल वर्जन्स को हम डाउनलोड करवा क्यों रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लाइंट भी चल रहा है, आपका सर्वर भी चल रहा है। क्लाइंट का मतलब होता है फ्रंट एंड, जो आपका जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन होती है, और सर्वर की अभी बात कर लेते हैं एक्सप्रेस के बारे में। फ़िलहाल मुझे पता है आप लोगों ने एक्सप्रेस अभी नहीं पढ़ा, आप सिर्फ इतना समझ लें कि आपका बैकएंड भी चल रहा है। बैकएंड किसी स्पेसिफिक नोड के वर्जन को सपोर्ट करता है और क्लाइंट किसी और स्पेसिफिक नोड के वर्जन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, बैकएंड के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ जाती है आपके पास, कुछ आप लोग जो है ना पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं। अब वो पैकेजेस जो है ना वो किसी स्पेसिफिक नोड के वर्जन को सपोर्ट करते हैं, हो सकता है जो नया वर्जन आया है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से आपकी प्रॉब्लम ये है कि जो आपका सर्वर चल रहा है वो किसी पुराने वर्जन पे चल रहा है और आपकी चलाना भी उसको मजबूरी बन चुकी है, आप उसको आगे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो पूरे कोड के अंदर आपने चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी, पैकेजेस वगैरह को चेंज करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप चाहते हो कि आपका सर्वर भी चले, क्लाइंट भी चले। अगर आप वेबसाइट के थ्रू चीज़ें डाउनलोड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है। NVM क्या करेगा, मल्टीपल वर्जन्स को डाउनलोड कर देगा। ये कहेगा जिस टाइम पे जो यूज़ करना है NVM की कमांड चलाओ, NVM यूज़ नोड का वर्जन, ठीक है। अच्छा, अगर आपने चेक करना है ना कि कितने वर्जन्स आपके पास डाउनलोड हैं, सिंपल NVM ls आप लिखोगे, सारे नोड के वर्जन्स आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो कमांड्स है ना ये मुझे भी याद नहीं है और ना ही आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। सिंपल आप इसको गूगल पे सर्च करो NVM, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मुझे मल्टीपल कमांड्स इसके देखने को मिल जाएंगे। सिंपल मैं इसी गिटहब के रेपो में दोबारा से आ रहा हूँ और यहाँ पे ये मुझे मल्टीपल कमांड दिखा रहा है ना, देखो NVM लिस्ट। NVM लिस्ट से क्या होगा, ये सारे लिस्ट आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि बेसिकली ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। अगर मुझे ये वाला यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, NVM यूज़ 16.9.1। अगर मुझे ये यूज़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, NVM यूज़ 14.17.6। इस तरह से मैं जो है ना इसको स्विच कर सकता हूँ बड़े आसानी से। और सिंपल मुझे भी चेक करना है, node-v करूँगा, मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा भी इस टाइम पे चल रहा है। और ये node-v वाला काम जो है ना आप लोग शुरू से करते हुए आ रहे हो। अच्छा भाई, इस तरह से सिंपल आप लोगों ने जो है ना मल्टीपल नोड्स के वर्जन को यकीनन इंस्टॉल नहीं किया है तो आज लाजमी जाके करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो आपके पास कोई मसला नहीं आएगा, फ्रंट एंड आप चला रहे हो, रिएक्ट पे चला रहे हो, एंगुलर पे चलाओ, जो भी आपने यूज़ करना है, आप चाहो तो व्यू भी चला दो, कहीं पे कोई मसला नहीं आएगा। जब आपके पास दोनों चीज़ें चलेंगी ना, आप सर्वर का काम भी करोगे, आप जो है ना क्लाइंट का काम भी करोगे, उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाएंगी। इस वजह से मैं अभी से बता रहा हूँ ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है। जब आप लोग डायरेक्ट सर्वर के ऊपर ये वाला काम देखोगे ना तो आप बोलोगे यार उस टाइम पे नोड हमने पढ़ा तो था, ये सारी चीज़ें हमने सीखी क्यों नहीं। इस वजह से मैं सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी नीड नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। नोड भी ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है और सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं प्रॉपर। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर रिएक्ट का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। क्या मैंने डायरेक्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप करके, या कोई दूसरा तरीका मैंने यूज़ किया था? हाँ बिल्कुल सही है, वाइट है बेसिकली मैंने यूज़ किया था। अब सिंपल आप जो है ना यहाँ पे सर्च करेंगे वाइट है, ठीक है, और इसके डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, अगर वाइट है, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे व्हाट इज़ वाइट है तो आप बोलोगे एक अदर टूल है जिसके थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। क्या वाइट से सिर्फ रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा सकता है? नहीं, वाइट से आप चाहो तो एंगुलर, आप चाहो तो व्यू, कोई भी क्लाइंट साइड वाला प्रोजेक्ट आप वाइटे के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि वाइटे बहुत ज़्यादा फास्ट है, रिएक्ट की एप्लीकेशन वैसे ही फास्ट होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन की वजह से, लेकिन वाइटे के थ्रू अगर आप इसको क्रिएट करोगे तो ये आपकी एप्लीकेशन को सुपर फास्ट कर देगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन को गेट स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अगर ना भी करूँ तो सिंपल ये कमांड मुझे यहाँ पर ही नज़र आ चुकी है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
और आज की क्लास के लिए मैंने फ़ोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है रिएक्ट रिवीजन 2 के नाम से, और सिंपल मैं यहाँ पे ओपन करवा दूँगा CMD। यहाँ तक किसी को कोई मसला? यहाँ तक तो ठीक है ना, चीज़ें आसान है। अब मैं काम करता हूँ, ये वाला फ़ोल्डर ओपन करवा लेता हूँ VS कोड में। सही भाई, अब ये फ़ोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब सिंपल मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँगा और न्यू टर्मिनल को ओपन कर लूँगा। उसके बाद टर्मिनल कहाँ शिफ्ट करना पड़ता है? CMD पे, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे। और वो जो कमांड मैंने कॉपी की हुई थी उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मुझसे कुछ सवालात पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। मैंने कहा इसका नाम ठीक है, YT प्रोजेक्ट रखो। और यूज़ हमने अभी क्या करना है? रिएक्ट करना है। और अभी हम चला रहे हैं लैंग्वेज कौन सी? जावास्क्रिप्ट। और इंस्टॉलेशन इसने येस और नो का ऑप्शन किया, फ़िलहाल के लिए मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे YT प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, और इसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा बहुत समझा हुआ भी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिसिंग नज़र आ रही है, दिस इज़ नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन को मैंने क्या कर दिया था? नो कर दिया था। अभी सिंपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी आ जाए। नोड मॉड्यूल्स जाने का बेहद आसान तरीका, आप क्या करोगे? npm i चला दोगे, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे npm i चला सकता हूँ? येस और नो? नो, यहाँ पे मैं npm i नहीं चला सकता, क्योंकि मैं मौजूद कहाँ हूँ? रिएक्ट रिवीजन 2 में। और जो हमारा ये सारा का सारा काम मौजूद है कहाँ पे? YT डैश प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा देखो, सिंपल और आसान तरीका है, जहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन मौजूद है ना, जहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन मौजूद है, सिंपल इसी रूट के ऊपर, इसी लेवल के ऊपर आपको नोड मॉड्यूल्स चाहिए। आप खुद सोचो, आप मौजूद हो रिएक्ट रिवीजन 2 पे, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स बना दोगे तो ये इसके सिबलिंग में आ जाएगा, इसके सिबलिंग में आ जाएगा। इसका मतलब पैकेज डॉट जेसॉन के पेरेंट का सिबलिंग बन जाएगा वो। मुझे किसका सिबलिंग बनाना है? बेसिकली पैकेज डॉट जेसॉन का। अच्छा, पैकेज डॉट जेसॉन का सिबलिंग बनाना है तो मुझे YT प्रोजेक्ट के चाइल्ड में उस चीज़ को ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन यकीनन आप लोगों ने जो है ना HTML में भी पढ़ा होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। सिंपल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि YT प्रोजेक्ट के अंदर इसका मतलब पैकेज डॉट जेसन के सिबलिंग में मुझे क्या चाहिए? नोड मॉड्यूल चाहिए। अच्छा, मैं मौजूद हूँ रिएक्ट रिवीजन 2 में, सिंपल मैं CD करके चला जाऊँगा YT प्रोजेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहाँ पे मौजूद हूँ? YT प्रोजेक्ट पे, और सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? npm i कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई मसले की बात? हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला? चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? हाँ भाई, लास्ट में क्या नाम है आपका? इधर, हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, ये बार बार बंद हो रहा है, तो आप लोग एक काम करो, इस तरफ शिफ्ट हो जाओ ना, अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है आप लोगों को। मगर ठीक है तो बैठे रहो। अमान नाम है? अबान। अच्छा अबान, मुझे ये बताओ कि अभी यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया है। व्हाट इज़ नोड मॉड्यूल्स? इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद है नोड मॉड्यूल्स के अंदर? सारे पैकेजेस होते हैं, बैठ जाओ। अच्छा भाई, यहाँ पे सिंपल जो है ना नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास सारे पैकेजेस होते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ भाई बिलाल, खड़े हो। इसको पता कैसे चला कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं? अभी तो फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट एम्प्टी था ना, हमने npm i चला दिया। कल को हो सकता है बहुत 10,000 चीज़ें इसके अंदर मौजूद हो और हमने npm i चलाया हो। इसको पता कैसे चलता है कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं? बिल्कुल सही है, पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर ये सब कुछ डिपेंडेंसीज यहाँ पे डिफाइन हुई है। बैठ जाओ। हाँ भाई हसान, खड़े हो। आप प्रीवियस क्लास में मौजूद थे? नहीं थे? मुझे बताओ, डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में डिफरेंस पता है? नहीं पता, बैठो। हाँ भाई, इधर लास्ट में क्या नाम है? हाँ भाई, आपका क्या नाम है? उस्मान, खड़े हो। उस्मान, प्रीवियस क्लास में मौजूद थे? नहीं थे? पक्की बात है? देख लो, अटेंडेंस अभी चेक कर लूँगा मैं। नहीं था ये? अच्छा भाई, आप खड़े हो, बैठो, आप बैठो, आप खड़े हो। डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है? सही है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बैठ जाओ।
डेव डिपेंडेंसी के अंदर वो सारे पैकेजेस के नाम हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंसी के अंदर वो सारे पैकेजेस हैं जो आपको डेवलपमेंट के टाइम पे भी चाहिए और प्रोडक्शन के टाइम पे भी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है वेबसाइट लाइव होने के बाद में भी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई आइकॉन यूज़ किया, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आइकॉन वाली एग्जाम्पल देखी थी कि कोई आप आइकॉन यूज़ कर रहे हो किसी पैकेज से उठा के, जैसे कि रिएक्ट आइकॉन एक पैकेज है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप आइकॉन यूज़ कर रहे हो तो आप चाहते हो कि वो डेवलपमेंट के टाइम पे भी आपको नज़र आए और प्रोडक्शन के टाइम पे भी आपको नज़र आए। तो सिंपल उसको कहाँ पे रखना बेहतर है, डिपेंडेंसी के अंदर। अच्छा, कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि ये ESLint मुझे नज़र आ रहा है। ESLint का काम ये होता है कि सिंपल जो छोटे मोटे एरर्स हैं ना वो मुझे यहाँ पे ये टर्मिनल पे दिखा रहा होता है कि आपने कोई बिला वजह का वेरिएबल तो नहीं डिक्लेयर किया हुआ, या आपने कहीं पे जो है ना कोई चीज़ इंपोर्ट तो नहीं कर दी जो आपने यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा होता है। क्या ये सारी चीज़ें मुझे प्रोडक्शन के टाइम पे चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए, जिस टाइम पे मैं चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ESLint बताया। मल्टीपल चीज़ें आपके पास डेव डिपेंडेंसीज़ के अंदर आएंगी और डिपेंडेंसीज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज और जल्दी से मैं आ जाऊँगा यहाँ पे index.html के अंदर। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने समझा था कि बेसिकली index.html के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक अदद बॉक्स मौजूद है। बॉक्स मीन्स डिव, ठीक है। डिव का मतलब सिंपल सा एक कंटेनर, एक अदद कंटेनर मौजूद है और पूरी की पूरी एप्लीकेशन यहीं पे चल रही, ठीक है। प्रीवियस क्लास के अंदर ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन इस डिव पे चल रही है। और देखा जाए तो ये डिव भी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है, एम्प्टी रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, डिव भी एम्प्टी है लेकिन आपको यहाँ पे एक अदद आईडी नज़र आ रही है, इसके ऊपर इन्होंने आईडी लगाई हुई है रूट की। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि HTML के किसी भी एलिमेंट को यहाँ से डॉम के ज़रिए उठा के जावास्क्रिप्ट में भेजा जा सकता है? पता है आप लोगों को किस तरह से भेजा जाता है? document.getElementById। अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला एलिमेंट गेट हो रहा है और इसके अंदर सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रेंडर हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एलिमेंट गेट हो रहा है, उसके अंदर सारी चीज़ें रेंडर हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कुछ ना कुछ डायनामिक आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा इस index.html फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का इन्होंने लिंक लगाया हुआ और ये मेटा वाला ये सारी कहानी जो है ना आप लोग HTML के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और सिंपल यहाँ पे इन्होंने फेव आइकन के लिए ये लगाया हुआ है और यहाँ पे टाइटल बेसिकली आपके ब्राउज़र के टैब पे दिखाने के लिए, और इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कि बेसिकली ये एलिमेंट इन्होंने कहाँ पे गेट किया और किस तरह से सारी चीज़ें इन्होंने रेंडर की हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोगों ने और भी डिस्कस की थी कि आपका जो सारा का सारा सोर्स कोड होता है ना वो कौन से फोल्डर के अंदर होता है, SRC फोल्डर के अंदर। SRC फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे एक फ़ाइल दिख रही है जिसका नाम है main.jsx, ठीक है। इसका नाम ही main.jsx है तो मैं सोच रहा हूँ ये मेन फाइल होनी चाहिए और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट एक एलिमेंट ला कर दो जिसकी आईडी लगी हुई है रूट की, सही है। आईडी किसकी, रूट की लगी हुई थी, याद आ रहा है कुछ, इस डिव की लगी हुई। इसने कहा ये वाला डिव मुझे यहाँ पे ला कर दो, बिल्कुल सही है, ये वाला डिव यहाँ पे आ जाएगा। ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाला काम है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस डिव के अंदर आप रेंडर कर दो क्या चीज़, एक अदद ऐप, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये ऐप मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि अगर ये HTML का एलिमेंट है तो ये कैपिटल लेटर से क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये डिव एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर क्या रेंडर हो रहा है, ऐप रेंडर हो रहा है, ठीक है। और इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये जो ऐप है ये क्योंकि HTML का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। HTML का एलिमेंट होता है, ऑब्वियसली बात है, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। HTML का एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली शुरू हो रहा है कैपिटल लेटर से। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा ढूंढता हूँ कि बेसिकली ये इंपोर्ट हो रहा है ऐप कहाँ से, भाई कहाँ से हो रहा है, ./app.jsx। अच्छा, डॉट/ का मतलब जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसी के सिबलिंग में मुझे क्या मिलेगा, app.jsx। तो मैं मौजूद हूँ SRC के अंदर और यहाँ पे इसी के सिबलिंग में मुझे app.jsx यहाँ पे नज़र
आ रहा है। सिंपल मैं इसको ओपन करता हूँ app.jsx को, और यहाँ पे app.jsx के अंदर मुझे कुछ मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा ये सारा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल HTML का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। देखो HTML के बटन्स हैं, डिफ है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, इमेज है, और यहाँ पे तकरीबन चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि HTML का कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जो सारा का सारा कोड है ना, बेसिकली इसका आउटपुट आप सिंपल देख सकते हो अगर आप इस एप्लीकेशन को चला दो, ठीक है। सिंपल मैंने बताया था कि वाईटे के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपने चलाना होता है npm run dev। अच्छा क्या ये आपको याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाईटे को चलाने के लिए आपको क्या करना है, npm run dev करना है। बिल्ड बनाना है तो npm run बिल्ड करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हुई हुई हैं स्क्रिप्ट के अंदर, ये सब कुछ याद थोड़ी है, ठीक है, और ना ही याद करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं npm run dev करूँगा और इस प्रोजेक्ट को चला दूँगा, ठीक है। और जल्दी से इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा भाई अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि बेसिकली यहाँ पे कुछ बॉयलर टेम्पलेट इन्होंने कोड लिख कर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक अदद यहाँ पे टेक्स्ट है, एक इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट कंटेंट है, और यहाँ पे कुछ बटन भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं क्या यही सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ था app.jsx में। यहाँ पे कुछ इमेज हमारे पास आ गई, गेट स्टार्टेड था क्या यहाँ पे, हाँ ये रहा, ठीक है, गेट स्टार्टेड ये मौजूद है, और यहाँ पे कुछ बटन शटन भी थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये सारा का सारा कोड यहाँ से जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अब सब कुछ वहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी main.jsx में यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि एक अदद डिव है, डिव के अंदर रेंडर कर दो ऐप को, सही है। अभी यहाँ पे मसला पता है क्या आएगा, इन्होंने ऐप को क्या किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है। क्या आपने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट किया है, नहीं किया ना, तो बेसिकली अब आपके पास आने वाला है एरर, और आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया था कि वाईटे प्रोजेक्ट अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो एरर चेक करने के लिए आप कहाँ जाओगे, कंसोल पे, और यहाँ पे आप सिंपल आगे चेक करो। ये कह रहा है कि बेसिकली आपने जो है ना app.jsx बेसिकली जो आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ, इंपोर्ट किया हुआ है, वो कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है आपने इंपोर्ट यहाँ पे क्या चीज़ कर लिया, ऑब्वियस सी बात है ये कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करेगा, उस चीज़ को ही आप इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, उसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। अच्छा फंक्शन बनाना आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो सिंपल मैं डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा। अच्छा फंक्शन का नाम मैं ऐप क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसके फ़ाइल का नाम ये है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर दूँ, कोई मसले की बात नहीं है। एक बेहतर प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, जो फ़ाइल का नाम है वही इसके फंक्शन का नाम होना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने फंक्शन के सेंटेक्स को कंप्लीट किया, और इसी फंक्शन को मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अच्छा फंक्शन का नाम क्या है, ऐप। एक फ़ंक्शन मैंने बनाया और इसी फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं आगे यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे मैंने चेक किया तो अब यहाँ पे जो है ना कुछ दूसरा एरर बेसिकली हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये क्या कह रहा है कि बेसिकली जो है ना एरर आपके पास आया है रूट कॉम्पोनेंट पे, ठीक है, रूट कॉम्पोनेंट पे ही हमारे पास एरर आया है। लेकिन बेसिकली ये कह रहा है कंसीडर एडिंग एन एरर बाउंड्री टू योर ट्री टू कस्टमाइज एरर हैंडलिंग बिहेवियर, ठीक है। ये पढ़ के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं ऊपर वाला एरर पढ़ता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि एलिमेंट टाइप जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है वो इनवैलिड है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सिंपल जो है ना एक्सपेक्टेड है स्ट्रिंग, इसको एक अदद स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड था, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि बेसिकली आपने जो फंक्शन भेजा हुआ है ना वहाँ से, फंक्शन या क्लास, ठीक है, वो क्या आपको भेज रहा है, अनडिफाइंड भेज रहा है, ठीक है। मुझे ये इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, बस मुझे थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया जो फंक्शन हमने भेजा हुआ है वो रिटर्न अनडिफाइंड कर रहा है, ठीक है। बस मुझे इतना ही समझ में आया है। अब इतना ही पढ़ के मैं इस कोड में रिटर्न जा रहा हूँ। क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, नहीं करता। अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है क्या रिटर्न कर रहा होगा, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा होगा। ये वाला टॉपिक यकीनन आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट फंक्शन टॉपिक के अंदर कवर किया था, ठीक है। अगर हसान और बिलाल को ये चीज़ें याद नहीं आ रही तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी हैं कि फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं करता तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। आप चाहो तो कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं रिटर्न करवा देता हूँ यहाँ पे 1। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या रिटर्न करवाया, 1, और यहाँ पे आके मैं चेक करूँगा। मैंने इसको रिफ़्रेश किया।
अब यहाँ पे जो है ना दोबारा से मुझे एरर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड का एरर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उस टाइम पे कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा था, ऑब्वियसली बात है अनडिफाइंड मिल रहा था। अब ये क्या कह रहा है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर। इसको क्या एक्सपेक्ट था, स्ट्रिंग एक्सपेक्ट था। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, अच्छा मल्टीपल लाइन का रिटर्न है ना, तो मैं सिंपल राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो इस तरह से हेलो वर्ल्ड लिख के देखो, क्या काम आपका बनेगा। सिंपल मैंने स्ट्रिंग वाला हेलो वर्ल्ड लिखा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे कोई नया एरर आ रहा है, द टैग नेम प्रोवाइडेड हेलो वर्ल्ड इज़ नॉट अ वैलिड नेम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि बेसिकली जो आपने ये लिखा हुआ है ये वैलिड नेम यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके पास जो फाइल चल रही है ना वो JSX की फ़ाइल चल रही है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट और XML की फ़ाइल आपके पास चल रही है। आपके पास यहाँ पे आसानी है कि सिंपल जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप रिटर्न में पूरा का पूरा HTML रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास आसानी है। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डिव रिटर्न करके देखता हूँ। डिव के अंदर बेसिकली मैंने एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। और सिंपल मैं आगे चेक करूँगा, रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे अब क्या एरर आ रहा है भाई, यहाँ पे आया कि बेसिकली आपने जो है ना एक्सीडेंटली एक्सपोर्ट अ JSX लेटरल इंस्टीड ऑफ कॉम्पोनेंट। JSX लेटरल को मैंने कहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, मैं एक दफ़ा टेस्ट कर लूँ इसको। JSX ये चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर है। एक्सपोर्ट क्या कह रहे हो, क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। इसको मुझे यहाँ पे कॉल नहीं करना था, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको एक्सपोर्ट करना था और इसको बेसिकली मैंने यहीं पे कॉल कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ क्या एरर आ रहा है। रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे कोई भी एरर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब सारे एरर यहाँ पे रिजॉल्व हो गए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। अच्छा इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। हेलो वर्ल्ड नज़र क्यों आ रहा है, देखो आपने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, सही है। फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक अदर डिव रिटर्न करता है, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। फंक्शन जो आपने एक्सपोर्ट किया था उसी को आपने इस फाइल के अंदर इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास जो HTML में डिव मौजूद था, ये डिव आपने यहाँ पे उठाया, ठीक है। डिव आपने यहाँ पे उठाया और उस डिव के अंदर रेंडर कर दिया अपना वो इंपोर्ट किया हुआ फंक्शन। बात समझ में आ रही है। अब फंक्शन क्या रिटर्न करता था, एक डिव रिटर्न करता था। डिव के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। आप एज्यूम करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंपल आपको हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। क्या मैंने इसको सेंटर पे किया हुआ है, क्या कहीं पे नहीं किया हुआ है ना। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके पास पता है कहाँ से चल रही हैं, इस ग्लोबल CSS फाइल से, ठीक है। अच्छा इसका नाम ग्लोबल भी आप रख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। फिलहाल मैंने नाम चेंज नहीं किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने नाम रख के दिया हुआ था जस्ट मैं उसको ही रीड कर रहा हूँ। app.css के अंदर कुछ इन्होंने CSS लिखा हुआ है जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कर दूँगा रिमूव। और यहाँ पे कुछ index.css के अंदर भी कुछ CSS लिखा हुआ है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। अच्छा भाई यहाँ पे आपके पास जो भी स्टाइल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा था, ये चीज़ें सेंटर पे आ रही थी, अब वो स्टाइल यहाँ से हट चुका है। अब सिंपल यहाँ पे नॉर्मल से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जब HTML CSS पढ़ा था तो आप लोगों ने एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि आपने CSS लिख तो लिया है फाइल के अंदर, जब तक आप उसको लिंक नहीं करोगे तब तक आपका काम चलता नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं CSS रहने देता हूँ, ठीक है। CSS मैंने रहने दिया। मैं चेक करता हूँ कि बेसिकली ये सारी CSS अटैच किस तरह से हो रही हैं, ठीक है। तो सिंपल जो है ना, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने इस मेन फाइल के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें इस मेन फाइल से ही चल रही होंगी। तो मैं आ जाता हूँ इस मेन फाइल में। अच्छा मेन फाइल के अंदर इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है इस CSS को, ठीक है। अगर मैं इस इंपोर्ट को यहाँ से हटा दूँ, मुझे इंपोर्ट नहीं करवाना। अब मैं आगे चेक करता हूँ। अब आप चेक करो ये वाला CSS यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना अभी फ़िलहाल जो CSS हमारे पास हटा हुआ है वो index.css हटा है। app.css भी है, ये कहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है आपके पास, app.jsx में। अच्छा उसको मैंने ऑलरेडी हटा दिया था, जो कि इसका बॉयलर टेम्पलेट था, उस सबको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था। अगर ये वाला एक्सेस भी मुझे यहाँ पे चाहिए हुआ तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट फाइल का नाम क्या है भाई, अच्छा यहीं पे मौजूद है ना, मैं मौजूद हूँ app.jsx में, इसी के सिबलिंग में ना, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे सिंपल आप चेक करो, अभी कोई भी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ऑब्वियस सी बात है वो जो सेंटर वाला काम था ना वो आपका यहाँ से हो रहा था, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये कुछ भी CSS यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा दूँगा, और ये इंपोर्ट भी मुझे नहीं करवाना, और ना ही मुझे यहाँ पे ये वाला CSS, अच्छा इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें CSS की जितनी चीज़ें थी उसको हटा दी, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था ना, यहाँ तक तो यकीनन आप लोगों को चीज़ें याद भी होंगी, और मैंने थोड़ा बहुत आपको रिवीजन भी करवा दी है, ठीक है। अच्छा अब सिंपल जो है ना, हमें ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने गेट इग्नोर पढ़ा था, ठीक है। गेट इग्नोर के अंदर आपने वो फाइल रखनी है जो आप चाहते हो गिटहब पे कभी भी पुश ना हो, ठीक है। हसान यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा फोल्डर या फाइल है जिसको मैं चाहता हूँ कभी भी गिटहब पे पुश ना करूँ। हाँ भाई, नोड मॉड्यूल्स का। क्यों, क्या रीज़न है, दुश्मनी क्या उससे? उसमें पैकेजेस हैं, पैकेजेस से क्या लेना देना भाई, कोई रेलिवेंट जवाब दो ना। हाँ भाई, कोई मुझे दूसरा कोई स्टूडेंट बता सकता है? हाँ भाई, सही है, हाँ बिल्कुल सही है ये जवाब, ठीक है, रेलिवेंट है कि इसके अंदर जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। अगर हम गिटहब पे रखेंगे ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे स्टोरेज फुल हो जाएगा। अच्छा दूसरा रीज़न ये है कि नोड मॉड्यूल्स को अगर आप डिलीट कर भी देते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल आप npm i चलाएंगे ये आपको दोबारा से मिल जाएगा। इन केस आपने कोई प्रोजेक्ट उठाया, ठीक है, आपके किसी दोस्त ने जो है ना अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था, आप उसके असाइनमेंट को क्लोन करते हो, सबमिट करने के लिए आखिरी दिन आप लोग क्या करते हो, यही करते हो ना। अभी आपने क्लोन किया, वो प्रोजेक्ट आपके पास चल नहीं रहा क्योंकि नोड मॉड्यूल्स उसने पुश नहीं किया था, तो सिंपल कोई मसला थोड़ी है, आप क्या करोगे npm i चलाओगे, नोड मॉड्यूल्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली नोड मॉड्यूल्स को पुश इस वजह से भी नहीं किया जाता कि सिंपल npm i आप चलाओगे वो चीज़ें आपके पास दोबारा से आ जाएंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल नोड मॉड्यूल्स भी हमें समझ में आ रहा है और ये सारी चीज़ें भी तकरीबन हमें समझ में आ रही हैं। अच्छा रीडमी के बारे में किसी को पता है? रीडमी फाइल के अंदर हम क्या रखते हैं? प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन कि बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, हमारी एप्लीकेशन चलती कैसे, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जिसको आप कह सकते हो, आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार करके यहाँ पे रख सकते हो। अच्छा ये जो है ना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो रखो, नहीं मर्जी तो नहीं रखो, ठीक है। अच्छा ये बार बार बंद हो रहा है, आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? ऐसा नहीं फिर मैं आप लोगों से भी कोई क्वेश्चन करूँ तो आप लोग बोलो सर वो तो उस टाइम प्रोजेक्टर बंद हुआ होता, ये जो वहाँ से आप लोग देख रहे हो और इधर पीछे प्रीवियस सारे सबको समझ में आ रहा है? चलो सही है। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ तक तो हमें तकरीबन चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब जो है ना कल भी हम लोगों ने कुछ कोड किया नहीं था और आज यकीनन हम कोड करेंगे कुछ ना कुछ, तो अब यहाँ पे सिंपल हमें फ़्लो समझ में आ गया कि सारी चीज़ें कहाँ से आ रही थी, ऐप से आ रही थी, ठीक है। अच्छा अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कंप्लीट कोड लिख सकता हूँ, मैंने कंप्लीट नेवबार बनाया, हीरो सेक्शन बनाया, जिस तरह HTML फाइल के अंदर आप करते हो, कंप्लीट सेक्शन टू सेक्शन काम करोगे, नेवबार आ गया आपके पास हीरो सेक्शन, कुछ कार्ड का सेक्शन आ गया, और भी मल्टीपल आपके पास जो है ना फुटर आ गया, ये सारी चीज़ें आप चाहो तो कंप्लीट कोड यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन रिएक्ट कहता है कि आपने सारा का सारा काम कैसे करना है, कंपोनेंट बेस करना है, ठीक है। सारा का सारा काम कंपोनेंट बेस करना है, इसका मतलब सब चीज़ों को आपने छोटे छोटे चंक्स के अंदर तोड़ना है और उसके बाद काम करना है। क्या फ़ायदा है भाई छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर काम को तोड़ने का? सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है, कि आपने नेवबार एक दफ़ा बना लिया, अब आप चाहो तो उसको 10 पेज में चला सकते हो, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर आप किसी भी पेज में चले जाओ, उसका नेवबार और फुटर एज इट इज़ सेम रहता है। क्या हर पेज के लिए अलग अलग बनाना बेहतर रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, आप उसको कॉम्पोनेंट में बनाओ और उसको सिंपल क्या करते जाओ, यूज़ करते जाओ। इसी के अलावा कुछ कार्ड्स के आपके पास सेक्शन होते हैं, कार्ड मल्टीपल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अमेज़ॉन दराज के ऊपर बहुत सारे कार्ड्स आ रहे होते हैं ना। कार्ड का मतलब पता है सबको, वो जो डब्बा होता है ना जिसमें कार्ड वर्ड का बटन आता है आपके पास, ऐड टू कार्ड कर लो, ये कर लो, तो बेसिकली वो कार्ड भी आप चाहो तो मल्टीपल टाइम बना सकते हो। लेकिन बेहतर क्या है, एक कंपोनेंट बनाओ कार्ड का, 1000 दफ़ा कार्ड चाहिए 1000 दफ़ा क्या कर लो, कॉल कर लो, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से हम यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। अच्छा कंपोनेंट आपके जो है ना दो तरह के बन रहे होते हैं, एक बनता है आपके पास क्लास, दूसरा बनता है आपके पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। क्या ये दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता है? नहीं पता? अभी मुझे बताएं कि आप लोगों ने अभी कौन सा कंपोनेंट बेस्ड पढ़ा हुआ है, क्लास या फंक्शन?
फंक्शन बेस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो है ना फंक्शन बेस कंपोनेंट यहाँ पे बनाएंगे और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे देखेंगे और बेहद आसान है ना, कंपोनेंट बनाना बेहद आसान है। सिंपल फोल्डर फाइल बनाएंगे हम, फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कंपोनेंट बनाने में। अच्छा, कंपोनेंट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी बना सकता हूँ, SRC में भी बना सकता हूँ, कहीं पे डायरेक्ट मैं फाइल बना सकता हूँ। जैसे कि मुझे नेवर का कंपोनेंट बनाना है, कहीं पे भी nav.jsx में बना सकता हूँ, लेकिन आपका सारा का सारा सोर्स कोड कहाँ आना चाहिए, SRC के अंदर। अच्छा, SRC के अंदर अगर मैं डायरेक्ट फाइल बना दूँ कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा काम आपका गंदा हो जाएगा, ठीक है। आप हमेशा एक प्रैक्टिस फॉलो करोगे कि आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स एक फोल्डर के अंदर आने चाहिए जिसका नाम है कंपोनेंट्स। ज़रूरी नहीं है ये चीज़, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लग दो, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, सही है। फिलहाल मैं SRC के अंदर क्या बना रहा हूँ, एक अदद फोल्डर, दिस इज कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। और मैंने शायद स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, सही है। यहाँ पे मैंने SRC के अंदर कंपोनेंट का फोल्डर बना लिया, यहाँ तक कोई मसले की बात। अच्छा, इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कंपोनेंट बनाया फुटर के लिए, मैं कंपोनेंट बनाऊंगा कार्ड के लिए, मैं कंपोनेंट बनाऊंगा नेवर के लिए, और मैं हीरो के लिए भी कंपोनेंट बना सकता हूँ, हेडिंग के लिए भी बना सकता हूँ, बटन के लिए भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट फाइल बना दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं button.jsx बना दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर JSX के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और HTML लिख सकते हैं। अब CSS कहाँ की, आप बोलोगे सर CSS लिखने के लिए आपके पास app.css भी मौजूद है, index.css भी मौजूद है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, जो आपके पास कॉमन CSS है, मीन्स जो आपको ग्लोबली चाहिए, उसको आप इन दो मेन फाइल्स के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके पास ग्लोबल CSS के काम में आएगी ये फाइल, ठीक है। अच्छा, ये फाइल्स आपके पास ग्लोबल CSS लिखने में मदद करेगी। ग्लोबल का मतलब जैसे कि कॉमन CSS के पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, पूरा जो है ना फॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली तो एक ही जैसे चल रहा होता है ना पूरी वेबसाइट के ऊपर। इस तरह के जो कॉमन CSS है आपके पास, जैसे कि आपको मार्जिन 0 करना है, पैडिंग 0 करना है, ये सारे जो कॉमन CSS है इसको आप global.css में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बटन के लिए जो आपने CSS रखा हुआ है, क्या आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपके पास 1000 कंपोनेंट बने हुए हैं, बटन भी बना हुआ है, कार्ड भी बना हुआ है, और भी पता नहीं क्या क्या आपने बनाकर रखा हुआ है। अगर सबका CSS आप यहाँ लिख दोगे, ऑब्वियस सी बात काम आपका गंदा हो जाएगा। जिस तरह आप HTML CSS में करते थे, 10,000 लाइन की आपके पास CSS चल रही है, कहीं पे कुछ चेंज करना हो गया तो समझ लो आपके लिए जो है ना टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना एक बेहतर प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि कंपोनेंट के अंदर अगर बटन बनाना है तो सबसे पहले बटन का बनेगा फोल्डर। ज़रूरी नहीं है ये चीज़, अगर आप चाहो तो button.jsx वैसे ही बना सकते हो, लेकिन पहले क्या बनेगा, बटन का फोल्डर, ताकि मैं अपनी चीज़ों को जो है ना अपने फोल्डर को बेसिकली स्ट्रक्चर कर दूँ, सब चीज़ को एक जगह ऑर्गेनाइज कर दूँ। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल मैं जो है ना एक अलग फोल्डर बनाता हूँ बटन के नाम से, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने बटन का फोल्डर बना लिया, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब इस बटन के अंदर सबसे पहले तो मुझे button.jsx चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल जो है ना मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा button.jsx। अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि इस फाइल का नाम मैंने कैपिटल से क्यों रखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कैपिटल जो इसका नाम है ना ये रखना ज़रूरी नहीं है, इसके फंक्शन का नाम कैपिटल से रखना ज़रूरी है, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस यही होती है कि जो इसका नाम है वही इसके फंक्शन का नाम होना चाहिए, तो मैंने इसका नाम भी कैपिटल रखा हुआ है। अब सवाल ये कि इसका नाम कैपिटल है क्यों। अब आते हैं थोड़ा सा बैक, यहाँ पे main.jsx के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास जो है ना ऐप इंपोर्ट होकर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐप क्या था, एक फाइल में से एक फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था ना, किधर गया भाई ऐप, ये रहा। इस फाइल में से एक फंक्शन क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, और इससे ज़्यादा ऐप कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सिंपल main.jsx के जब इसके अंदर मैंने यूज़ किया, आप लोगों को पता है कि रिएक्ट जो है ना अलाउ करता है JSX को। JSX का मतलब जावास्क्रिप्ट और साथ साथ में XML मतलब मार्कअप वाली चीज़ें, HTML वाली चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ पे ये कंफ्यूज हो सकता था कि ये क्या नॉर्मल HTML का कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो ना नेव का यहाँ पे बना लिया कोई कॉम्पोनेंट,
और नेव आपके पास वैसे ही HTML के अंदर मौजूद होता है। नेव का एलिमेंट तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि बेसिकली नेव बार को नेव के अंदर बंद करो, सेक्शन को सेक्शन के अंदर बंद करो। तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ये नॉर्मल HTML का एलिमेंट है, ये आपका कोई अपना बनाया हुआ कंपोनेंट है। तो इस रीज़न से इसका नाम मैंने कैपिटल से रखा, सही है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल रखूँ ना रखूँ मसले की बात नहीं है, लेकिन फंक्शन का नाम कैपिटल होना चाहिए। लेकिन आप फॉलो करोगे ये भी कैपिटल वो भी कैपिटल, सही है। अच्छा, फिलहाल के लिए जो है ना button.jsx के लिए फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। अब सिंपल मैं छोटा सा काम ये करूँगा, यहाँ पे जो है ना एक अदद फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन। अच्छा, फंक्शन का नाम क्या आएगा, बटन, और कैपिटल से आना चाहिए। और यहाँ पे सिंपल मैं कर दूँगा इसको एक्सपोर्ट। अच्छा, सिंपल मैं यहाँ पे भी इस तरह से कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो डायरेक्ट, एक ही बात है, सही। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी डायरेक्ट, इसका मतलब है सिंपल हमने डिफ़ॉल्ट को एक्सपोर्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट ये वाला फंक्शन, सही है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है कि बेसिकली आपके पास कुछ जो है ना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ आपके पास नेमिंग एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। नेमिंग का मतलब आपने उस नाम से भेजना है, और डिफ़ॉल्ट का मतलब इस फाइल से कोई भी कुछ मांगेगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट यही जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं दोबारा से बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया और उसको कर दिया एक्सपोर्ट। अच्छा, ये फंक्शन रिटर्न करता है हमारे पास मल्टीपल लाइन का कुछ रिटर्न कर रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट अगर मैं ना लगाऊँ तो एक ही लाइन का रिटर्न मैं फिर भी करवा सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। एक लाइन का अगर रिटर्न है ना, इस तरह से डिव करके मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन का कोड आप लिखोगे तो ये चीज़ आप हमेशा प्रैक्टिस में रखना, ठीक है। अभी सिंपल यहाँ पे मैं इसको करूँगा इसके अंदर, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये एक डिव रिटर्न करता है, और डिव क्या, बल्कि ये बटन है ना, तो ये बटन ही रिटर्न करेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक बटन है और इस बटन पे लिखा हुआ है क्लिक मी, ठीक है। क्लिक मी का ये एक अदर छोटा सा नॉर्मल सा बटन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर बेसिकली एक बटन का फोल्डर बनाया, बटन के फोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल बनाया button.jsx, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बना के इसको एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या मैं इस बटन को यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए ही हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसको आप जितने दफ़ा चाहें यूज़ कर लें। जिस तरह से आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के अंदर पढ़ा होगा कि आपने एक दफ़ा फंक्शन बनाया, आप 1000 दफ़ा चाहो 1000 दफ़ा उसको कॉल करो, मना थोड़ी करेगा आपको। इसी तरह से बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपने फंक्शन बनाया, आप जितने दफ़ा चाहो इसको कॉल करवा सकते हो, ठीक है। सिंपल मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं app.jsx में। हेलो वर्ल्ड के बाद कर लूँ क्या इसको कॉल? अच्छा, कॉल करने का तरीका क्या है, सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा बटन, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैंने इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बटन मैंने यूज़ किया हुआ है ना, ये स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। ये क्या समझ रहा होगा इसको, HTML वाला बटन। सिंपल मैं इसको क्या कर दूंगा, कैपिटल से लिख दूंगा, ताकि ये HTML वाला बटन ना समझे इसको, ये क्या समझे, ये हमारे कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मसला भी बेसिकली ये आ रहा है कि रिएक्ट आपके पास कहता है कि जो आपने रिटर्न करवाया हुआ है ना, इसका पेरेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पेरेंट सेम करने के लिए सिंपल मैं फ्रेगमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो डिव इस्तेमाल करो, आप चाहो तो कोई दूसरा एलिमेंट यूज़ करो, कोई मसले की बात नहीं है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों फ्रेगमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यकीनन वो चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना बटन को हमने यूज़ किया। अब यकीनन मेरे पास कोई ना कोई एरर आएगा, मैं दोबारा से पढ़ूंगा कि एरर आ क्या रहा है, ताकि एरर बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है और उसको रिजॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, कोई एरर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब सिंपल मैं चला जाऊँगा इंस्पेक्ट पे और आ जाऊँगा कंसोल पे। अच्छा भाई, एरर हमें जो है ना सिंपल यहाँ पे ये पता नहीं क्या क्या इन्होंने अजीब सा लिखा हुआ है। सिर्फ मुझे इतना समझ में आ रहा है बटन इज़ नॉट डिफाइन, सही है कि बटन आपने डिफाइन नहीं किया हुआ। अच्छा, नॉट डिफाइन और अनडिफाइन ये सारी कहानी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने क्लियर कर ली होंगी। नॉट डिफाइन का मतलब है कि मैं बटन को नहीं जानता, सही है। अच्छा, बटन को कौन नहीं जानता है भाई, app.jsx नहीं जानता, ठीक है। अभी देखते हैं क्यों नहीं जान रहा है भैया। देखो यहाँ पे app.jsx में मैं मौजूद हूँ, मैंने लिखा बटन। ये नॉर्मल HTML का बटन नहीं है, अगर होता तो कैपिटल B से नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है। और सिंपल ये वाला एरर आपके पास नहीं आता। ये कह रहा है कि बेसिकली ये कैपिटल से लिखा हुआ है, तो ये आपके कोई कंपोनेंट का होना चाहिए,
कंपोनेंट का होना चाहिए, इसको क्या पता वो कंपोनेंट आपने कहाँ पे रखा हुआ है। ये पार्ट तो ऑप्शनल था ना कि कंपोनेंट का फोल्डर बनाओ, बटन का फोल्डर बनाओ और यहाँ पे रख दो, इसको क्या पता, हमने क्या पता वैसे ही रख दिया हो, ठीक है। तो बेसिकली इसको बताना पड़ेगा कि ये बटन कहाँ से आ रहा है, मीन्स सिंपल अल्फाज में इस बटन को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। सबसे आसान तरीका, आप इसको यहाँ से हटाएं, कंट्रोल बैक स्पेस दबाएं, अच्छा बैक स्पेस नहीं स्पेस, और यहाँ पे ये दूसरी लाइन पे आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें, ये खुद ब खुद यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझ में भी आनी चाहिए, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बटन है और एरर क्या आ रहा है कि बटन इज़ नॉट डिफाइन। मैंने कहा इंपोर्ट करो बटन को, ठीक है। बटन कहाँ पे मौजूद है भाई, बटन मौजूद है app.jsx के सिबलिंग के चाइल्ड के अंदर, ऐसे ही है ना। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम डॉट स्लैश सिबलिंग में कंपोनेंट मौजूद है, कंपोनेंट्स, अच्छा कंपोनेंट के अंदर जाना है तो क्या लगाऊँ, स्लैश बटन, बस इतना करना काफ़ी है, नहीं, बटन के अंदर जाना है, बटन के अंदर क्या मौजूद है, बटन डॉट JSX, और यहाँ पे बस इतना करना काफ़ी रहेगा। और आप आपके यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद आपको ये वाला बटन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यकीनन ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि रिएक्ट की तकरीबन क्लासें आप लोगों की हो भी चुकी थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंपल जो है ना बटन हमारे पास इंपोर्ट भी होगी और सारी कहानी हमारे पास प्रॉपर चल रही। अच्छा यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो, कि यहाँ पे बटन डॉट JSX आपने क्यों नहीं लिखा, इस फाइल का एक्सटेंशन आपने क्यों नहीं लिखा। देखो यहाँ पे रिएक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिएक्ट कहता है कि आपके पास JS भी चल जाती है, JSX भी चल जाती है, ठीक है। लेकिन वाइट फिलहाल आपको अलाउ नहीं करेगा, वो आपको JSX ही रहने देगा। मैं रिएक्ट का बिहेवियर बता रहा हूँ, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वहाँ पे आप JS की फाइल बनाते हो, आप चाहो तो JSX भी बना सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप एक्सटेंशन बताओगे ना डॉट JSX या फिर डॉट JS, तो बेसिकली ये कंफ्यूज हो सकता है, कहीं पे आपने JS यूज़ किया होगा, कहीं पे आपने JSX यूज़ किया होगा। मैं CRA की बात कर रहा हूँ, क्रिएट रिएक्ट ऐप की, ठीक है, YT की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस वजह से ये कहता है कि सिंपल जो है ना उस फाइल तक पहुँचा दो, उसका एक्सटेंशन मैं खुद से ही वॉच कर लूँगा कि बेसिकली उसका एक्सटेंशन क्या है, और यहाँ पर आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से जस्ट मैंने यहाँ पर फाइल का नाम लिखा और इसके एक्सटेंशन को यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, और यहाँ पे काम हमारा बन चुका है, सही है। अच्छा यहाँ पे क्लिक मी का बटन भी आ गया, ये चीज़ें तो नॉर्मल है, बटन भी आ जाना चाहिए था। क्या मैं इस बटन को एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल कर सकता हूँ, यस, हमने कंपोनेंट बनाए इसलिए ताकि मैं इसको एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ करूँ। अब आप यहाँ पे आके चेक करो कि बेसिकली ये सारे बटन्स आपके पास एक से ज़्यादा दफ़ा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका फ़ायदा पता है क्या है, आप बोलोगे सर ये जो बटन है आपने इतना यहाँ पे पंचायती काम किया है, कंपोनेंट के अंदर बटन बनाया और यहाँ पे आपने इसको 6-7 दफ़ा कॉल कर दिया, यहीं पे 6-7 दफ़ा आप डायरेक्ट ही बटन बना देते। अब बेसिकली इसका फ़ायदा पता है क्या है, ये बटन 6 के 6 बटन है ना, हो सकता है एक बटन यहाँ यूज़ हो रहा हो, एक दूसरे पेज में हो रहा हो, एक यहाँ नीचे यूज़ हो रहा हो। अब हमारी वेबसाइट की कोई ना कोई थीम चल रही है, जैसे कि हमारी वेबसाइट की थीम है ग्रीन और वाइट है, ठीक है, ग्रीन और वाइट हमारी वेबसाइट की थीम है। क्लाइंट ने बोला ना कि इसको ब्लू और ग्रीन कर दो, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आपने बटन्स हर जगह अलग अलग बनाए हुए होंगे तो आपको हर जगह जाके क्या करना पड़ेगा, वाइट को ग्रीन हर जगह करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ इस तरह से काम किया होगा कि आपने बटन का बनाया कंपोनेंट और हर जगह उस कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, एक ही फाइल पे आपने आना है, इसके कलर को चेंज कर देना है, जहाँ जहाँ कॉल हो रहा है ऑब्वियस सी बात है वहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब सिंपल से हमने एक बटन लगाया हुआ है। क्या आप लोगों को CSS लिखना आता है, थोड़ा बहुत आता है ना, CSS तो आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा और आप लोग क्विज में पास हो तभी यहाँ पे बैठे हुए हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना CSS आप लोगों को आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस बटन पे थोड़ा बहुत CSS लिखूँ, बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँ, टेक्स्ट के कलर को चेंज करूँ, ये सारी कहानी मैं इसके साथ करता हूँ। तो बेसिकली बटन किधर मौजूद है भाई, बटन मौजूद है ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे CSS मैं किस तरह से लिखूँगा, बिल्कुल वही तरीका जो आप लोग HTML CSS से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इसको एक अदद दे दो क्लास, और क्लास को सिंपल आप क्या करो डिफाइन करके CSS के अंदर उसके अंदर कोई भी स्टाइल लिख दो। फिलहाल मैं बटन को एक क्लास दे रहा हूँ। अच्छा आपके जहन में आ रहा होगा कि अभी तो हमने क्लास देखा था, यहाँ पे आपने क्लास नेम क्यों कर दिया, इसका आंसर किसी को पता है, आप लोगों ने ECMAScript 6 में पढ़ा होगा। हाँ भाई इधर से, क्या नाम है आपका, अफान, खड़े हो। HTML के अंदर तो हम क्लास देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे क्लास नेम क्यों लिखा हुआ है,
रिएक्ट में क्यों लिखा जाता है? अब वो तो ठीक है ना, देखो क्लास देना है तो क्लास नेम लिखेंगे, लेकिन सवाल है क्यों? क्लास से क्या काम नहीं बन रहा था? और नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था? हाँ बिल्कुल सही है, बैठ जाओ, बैठो। जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है। आप लोगों ने ECMA स्क्रिप्ट 6 के अंदर पढ़ा होगा कि आप क्लास बना सकते हो। क्लास बनाना आप लोगों ने पढ़ा है कि बेसिकली जो है ना, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला काम क्लास बना सकते हो, ठीक है। तो क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है ना जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब ये नॉर्मल HTML तो है नहीं कि हम उठा के क्लास लिख दें। ये कौन सी फाइल है? JSX की फाइल है। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट भी चलेगी और मार्कअप वाली चीज़ें भी चलेंगी। अब बेसिकली ये कंफ्यूज हो सकता है ना कि आपने जावा स्क्रिप्ट का क्लास तो नहीं लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे तो जावा स्क्रिप्ट भी चल सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे आपने क्लास को क्लास नेम लिखना है। क्लास नेम से कोई आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वही वाला क्लास है जो आप HTML के अंदर पहले दिन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने उसको चेंज करके क्लास नेम लिखा हुआ है। अभी मैं इसको एक क्लास देता हूँ BTN की, कोई मसले की बात, और मैं यहाँ पे इसको करवा देता हूँ app.css के अंदर या index.css के अंदर कर लेते हैं कोई छोटा सा कोड .btn। अच्छा, ये डॉट का रीज़न कोई मुझे बता सकता है? डॉट क्यों लगाया मैंने? क्लास को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिलेक्टर वाली हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बैकग्राउंड कलर रेड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, रेड हेक्सा से कैसे होगा? हाँ भाई, हेक्सा से रेड कैसे होगा, किसी को याद है? जस्ट हैंड रेस करे अगर किसी को याद है तो। FFF से तो हमारे पास हो सकता है वाइट बन जाए, 000 से ब्लैक बन जाएगा। हाँ भाई, लास्ट में आप खड़े हो ज़रा, बिल्कुल लास्ट में, हाँ खड़े हो। नाम क्या है आपका? क्या नाम है? अहमद रज़ा। किस बैच के हो? बैच 18, बैच 20 के हो? अच्छा बैठो। हाँ भाई, क्या नाम है लास्ट में आपका? रेड कलर कैसे बनेगा? रेड तो लिख देंगे ना, हेक्सा से कैसे बनेगा? नहीं पता? अच्छा, RGB से किसी को पता है? FF0000 सही है, बिल्कुल सही है। क्या मैं F00 से कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। F का मतलब ये FF है, 0 का मतलब 00, और इस 0 का मतलब 00, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बेसिकली। रेड को मैंने हाई किया, बाकी दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लो कर दिया, ठीक है। आप बैठ जाओ। अभी यहाँ पे सिंपल मैंने इसके कलर को यहाँ पे रेड किया, और यहाँ पे इतना सारा काम हमने किया, उसके बाद भी इसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? हमने CSS लिख तो दिया है, क्या हमने इस फाइल को इस CSS का एक्सेस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, index.css है ना, index.css को इंपोर्ट कर देता हूँ मेन पे। इंपोर्ट और ये मौजूद कहाँ है, मैं जल्दी से चेक करूँगा। main.jsx, और ये मौजूद है इसी के सिबलिंग में, और यहाँ पे जल्दी से मैं चेक करता हूँ, इसका कलर यस रेड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका कलर भी रेड हो गया, सारी चीज़ें चल भी रही हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है अच्छा तरीका? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये वाली जो फाइल थी ना CSS लिखने की, मैंने बताया था कि इसके अंदर ग्लोबल CSS लिखा जाएगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट का अगर आपने CSS लिखा, अभी के लिए तो एक ही कॉम्पोनेंट है, कल को 10,000 कॉम्पोनेंट हो गए, तो यहाँ पे आप उसके लिए CSS लिखोगे, तो यहाँ पे कोई जो है ना आपके पास हो सकता है 12,000 15,000 लाइन का कोड यहाँ पे बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारा कॉम्पोनेंट का कोड है ना, कॉम्पोनेंट का CSS है, तो यहाँ ग्लोबली लिखना कोई इसका सेंस नहीं है। तो उसको मैं यहाँ से करूँगा, हटा दूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये होना चाहिए बेसिकली इस बटन के फोल्डर में, ताकि बटन के अंदर button.jsx भी आ जाए और button.css भी आ जाए। तो बटन के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा button.css। इस बटन के अंदर हमारे पास button.css मौजूद है, button.jsx मौजूद है। जस्ट मैं फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ। आप इस button.css को कहीं पे भी रख सकते थे, ठीक है, कहीं का भी मतलब है, इस फोल्डर के अंदर कहीं पे भी
आप चाहो तो ग्लोबली CSS यूज़ करो या कहीं पे भी बना दो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज रहें। फॉर एग्जांपल मैं एक नेवर का कॉम्पोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं नेव का फोल्डर बनाऊँगा, उसके अंदर nav.css और nav.jsx, इस तरह से चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल ये जो कोड मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था वो कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आई थिंक मैंने कॉपी उसको नहीं किया हुआ, अच्छा कॉपी मैंने नहीं किया और उसको हटा भी दिया ना, दोबारा से लिख लेते हैं .btn, और यहाँ पे सिंपल मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर को कर दो रेड कर दूँ, ठीक है, और क्या करूँ कलर को कर दूँ वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे मैं आगे चेक करूँगा, ये दोबारा से अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेसिकली ये जो आपने CSS की फ़ाइल के अंदर CSS लिखा हुआ है, क्या इस button.jsx को इसका एक्सेस है? नहीं है। तो सिंपल आप क्या करोगे, अच्छा ये इसी के सिबलिंग में है क्या? सही है, इसी के सिबलिंग में मौजूद था और यहाँ पे ये चीज़ आपके पास यहाँ पे चल चुकी, ठीक है। कलर भी वाइट हो गया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी इसका रेड हो गया। मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है ना? हाँ भाई समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? हाँ नाम बताओ। हसनैन, समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है? खड़े हो। अच्छा मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ सामने। हाँ खड़े हो, आप बैठो। हाँ भाई समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है? एक नेव बार का कॉम्पोनेंट बनाना है, जल्दी से बताओ कहाँ पे क्या करना चाहिए। कॉम्पोनेंट के अंदर एक फ़ोल्डर में बनाऊंगा नेव बार। अब बताओ क्या करूँ? इसमें एक फ़ाइल बन जाएगी, कौन सी? navbar.jsx, सही है। अच्छा एन को कैपिटल कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब फिर क्या करूँ? अब बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। हाँ भाई इधर लास्ट में आप खड़े हो, क्या नाम है आपका? आप बिल्कुल लास्ट में, हाँ आप खड़े हो, क्या नाम है? आकिब। आकिब बताओ अभी क्या करूँ? कॉम्पोनेंट बनाना है नेव बार का, फोल्डर भी बन गया, फाइल भी बन गई, अब क्या करूँ? फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन नेव बार, फिर राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। बैठ जाओ, अपने बराबर वाले को खड़ा करो जल्दी से, बराबर में जो भी है। हाँ भाई कोई भी नहीं इधर बराबर में, उसके बराबर में। हाँ भाई अब क्या करूँ? फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाएंगे हम, रिटर्न करवा लेते हैं नॉर्मल से एक डिफ, और डिफ के अंदर लिखा हुआ है नेव बार। बैठ जाओ। हाँ भाई इधर लास्ट में आप खड़े हो, हाँ आप खड़े हो, आप बताओ क्या करूँ? नहीं नहीं वो तो यूज़र इंटरफेस वाला काम तो हम कर लेंगे ना, इतने दिन से हम HTML CSS पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो तो हम कर लेंगे HTML CSS वाला। बेसिकली कॉम्पोनेंट तो हमने बना लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस है? फंक्शन ही बनाया अभी, और फंक्शन को हमने कुछ नहीं किया। फंक्शन को एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा क्या? कैसे? यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखूँ? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेव बार। बैठ जाओ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेव बार यहाँ से मैंने करवा दिया, ठीक है। अच्छा एक हमारे पास कॉम्पोनेंट बन चुका है नेव बार का, और अगर मैं इसका CSS भी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ इसी फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, nav.css, और इस फाइल के अंदर मैं उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर लूँगा। यकीनन मैं यूज़र इंटरफेस वाला काम यहाँ पे नहीं कराऊँगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की होंगी और इसके कुछ असाइनमेंट्स भी आप लोगों ने किए हुए होंगे। मुझे ये कंफर्म करें कि आप लोगों ने रिएक्ट का कोई असाइनमेंट किया हुआ है? क्या असाइनमेंट किया आपने? पूरी एक वेबसाइट आप लोगों को मिली हुई है कि रिएक्ट पे क्रिएट कर दिए, यूज़र इंटरफेस वगैरह सब कुछ है उसमें, सारी चीज़ें। चलो ठीक। अच्छा भाई अभी यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्पोनेंट हमने बना लिया। अब सिंपल मैं चाहता हूँ इस कॉम्पोनेंट को यूज़ करना, app.jsx के अंदर यूज़ करते हैं। ये कॉम्पोनेंट मुझे यहाँ पे चाहिए डिफ के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यूज़ करूँगा HTML के एलिमेंट की तरह, लेकिन इस एलिमेंट का नाम कैपिटल से शुरू होता है, नेव बार। अच्छा ये मुझे यहीं पे ऑप्शन दे रहा है कि सिंपल इस पर क्लिक करके क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। यकीनन अब मैं कर लूँगा क्योंकि इंपोर्ट करना आप लोगों को आ गया है, ठीक है।
अब सिंपल मैं यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग के साथ यूज़ करता हूँ। हाँ भाई, आ जाओ। हाँ भाई, सिंपल यहाँ पे नेव बार को मैंने चेक किया, यस यहाँ पे नेव बार भी आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा वो भी आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्लिक मी भी आ रहा है। क्या मैं नेव बार को एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेव बार एक कॉम्पोनेंट है, मैं जहाँ चाहूँ उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से नेव बार हो गया, फुटर हो गया, बटन हो गया, कार्ड्स हो गया, इन सब के लिए आप कॉम्पोनेंट क्रिएट करते रहोगे और इस तरह से अपने काम को आसान बनाते रहोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने एक कंपोनेंट बनाया तो है बटन का, लेकिन अगर मैंने इसको 10 जगह पे यूज़ किया होगा, क्या हर दफ़ा मुझे क्लिक में लिखा हुआ चाहिए? नहीं ना। आप वेबसाइट पे जाते हो, आपके पास बटन है, कहीं पे आपके पास सेंड लिखा हुआ है बटन, कहीं पे आपके पास लॉगिन लिखा हुआ है, कहीं पे आपके पास साइन अप लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ, ठीक है। थीम एक जैसा चल रहा है, बटन का स्टाइल एक जैसा लिखा हुआ है, लेकिन ये अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये जो है ना, तकरीबन वेबसाइट्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि थीम तकरीबन एक जैसा है, बटन एक जैसा दिखता है, लेकिन ये टेक्स्ट डिफरेंट है। तो बेसिकली आपने कंपोनेंट बना भी लिया, अगर ये टेक्स्ट हर जगह एक ही जगह नज़र आता है तो ये कंपोनेंट हमारे किसी काम का रहेगा नहीं, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, सिंपल इस कंपोनेंट को थोड़ा सा डायनामिक करूँगा कि जब मैं कंपोनेंट को यूज़ कर रहा हूँ ना, तब मैं बताऊँगा कि इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सही है। जब मैं यूज़ करूँगा तब बताऊँगा इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जो आप लोगों ने फंक्शन के अंदर पढ़ा था कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तब मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा, ठीक है, फिर वो चीज़ें पैरामीटर से गेट हो जाएंगी। जो चीज़ें आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट ECMAScript 5 फंक्शन के अंदर पढ़ा होगा कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तब मैं बताऊँगा किन दो नंबर को प्लस करना है, किन दो नंबर को माइनस करना है। बेसिकली उसको आपने डायनामिक किया था। अभी इस कॉम्पोनेंट को डायनामिक करने वाला हूँ मैं। सिंपल आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दफ़ा ये यूज़ हो रहा है। मैंने बोला यार जब मैं इसको पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं इसके टाइटल को चाहता हूँ कि इसका टाइटल हो जाए, इसका टाइटल मुझे पहली दफ़ा में चाहिए लॉगिन, ठीक है। दूसरी दफ़ा में मुझे इसका टाइटल चाहिए साइन अप, ठीक है। और तीसरी दफ़ा में मुझे इसका टाइटल चाहिए सेंड चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चौथी दफ़ा में क्या चाहिए टाइटल? ऐड टू कार्ड कर लेते हैं, ऐड टू कार्ड। अब मुझे यहाँ पे चाहिए चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, चेकआउट, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से मैंने इसको बता दिया कि जब मैं इस बटन को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे टाइटल चाहिए लॉगिन, जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे टाइटल चाहिए साइन अप। यहाँ से मैंने इन सबको बता दिया और ये इसने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको बता तो दिया है, लेकिन सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं है, ठीक है। ये जो कॉम्पोनेंट आपने बनाया हुआ है ना, किधर बनाया हुआ है आपने? कॉम्पोनेंट के अंदर, बटन फोल्डर के अंदर button.jsx। ये चीज़ें आपको यहाँ पे एज अ प्रॉप्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एज अ प्रॉप्स मिल जाएंगी। अब सिंपल आप यहाँ पे कर सकते हो प्रॉप्स डॉट, क्या नाम मैंने भेजा हुआ है यहाँ से? टाइटल, सही है। तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा जल्दी से, टाइटल, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली यहाँ पे नज़र आ रहा है प्रॉप्स डॉट टाइटल। प्रॉप्स डॉट टाइटल क्यों नज़र आ रहा है? देखो यहाँ से हमने एक फंक्शन बनाया, हमने रिटर्न करवाया एक अदद बटन, बटन के अंदर एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम समझ रहे हैं ना कि ये नॉर्मल नहीं है, ये यहाँ से उठ के आना चाहिए, लेकिन इसको बताना पड़ेगा। ये इसको नॉर्मल HTML समझ रहा है क्योंकि बटन के अंदर लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये बटन के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये नॉर्मल HTML या टेक्स्ट नहीं है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का पार्ट है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दो, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने बंद किया और आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चीज़ें आपके पास चल गई। एक ही बटन है, एक ही स्टाइल है, जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे चेंज हुआ हुआ है। यहाँ तक यकीनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, अब जो है ना ये वाला काम आप नेव बार के साथ भी कर सकते हो। अब नेव बार के अंदर बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक नेव बार है, आपने उसको 5 पेज के अंदर यूज़ किया हुआ है, होम के अंदर, अबाउट के अंदर, कॉन्टेक्ट के अंदर और भी लॉगिन साइनअप के अंदर यूज़ किया हुआ है। अब पहले जो होम पेज पे नेव बार नज़र आता है ना, वहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है वेलकम, ठीक है। और अबाउट पेज में आप जाते हो तो नेव बार में बड़ा सा लिखा हुआ आता है अबाउट अस। कॉन्टेक्ट पे जाते हो तो बड़ा सा लिखा हुआ आता है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो बेसिकली नेव बार तो एक ही चल रहा है, हर अलग अलग पेज पे जा रहा हूँ तो ये टेक्स्ट कंटेंट कैसे चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रॉप्स, ठीक है।
सिंपल आप लोगों ने क्या किया वो होता है कि जब आप नेवर को कॉल कर रहे हो, आप प्रॉप्स पे भेज दे रहे हो कि मुझे बेसिकली यहाँ पे टॉप हेडिंग क्या चाहिए, आप कुछ भी उसका टाइटल रखो, आप नेम रखो, जो भी आपका दिल करता है। आपने उसको होम पे कॉल किया था, आपने भेज दिया मुझे चाहिए वेलकम, ठीक है। आपने उसको अबाउट पे कॉल किया, आपने बोल दिया यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए अबाउट अस। अब ये चीज़ें आप सिंपल क्या करोगे, उस कॉम्पोनेंट के प्रॉप में गेट करोगे और सिंपल प्रॉप्स डॉट जो भी नाम से आपने भेजा हुआ था वो उसको वहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है। अभी यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉम्पोनेंट को प्रॉप भेजा और प्रॉप को हमने यहाँ पे गेट किया और यहाँ पे हमने दिखा दिया। क्या आप लोगों ने डी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर? ECMAScript 6 का एक टॉपिक है डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो और एरे के साथ भी कर सकते हो। अभी बेसिकली मैं इसको ऑब्जेक्ट समझ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉप्स डॉट टाइटल। अगर यहाँ पे प्रॉप्स और इस तरह का कुछ होता ना तो मैं क्या समझता, एरे समझता। फिलहाल यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट समझ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था प्रॉप्स डॉट टाइटल। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में से मुझे ये वाली प्रॉपर्टी ला कर दो। यकीनन आप लोगों ने ऑब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल मैंने लिखा हुआ है और ये एक अदद ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल मैं इसमें से इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। इस टाइटल की प्रॉपर्टी को मैं प्रॉप से डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। डिस्ट्रक्चर करने के लिए क्या तरीका आप लोगों ने ECMAScript 6 के अंदर यूज़ किया था, आप सिंपल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हो। एरे से डिस्ट्रक्चर करना है तो सिंपल आप क्या यूज़ करोगे, राउंड ब्रैकेट थोड़ी यूज़ होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा ना। राउंड ब्रैकेट तो ये वाला ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है एरे के, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे एरे से नहीं करना, मुझे करना है यहाँ पे डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट से। क्या डिस्ट्रक्चर करना था, टाइटल। और यहाँ पे अब मुझे प्रॉप्स डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें टाइटल को वैसे ही देख सकता हूँ, ठीक है। और सिंपल आप यहाँ पे चेक करो, अभी भी कोई चीज़ आपके पास कोई यहाँ पे मसला नहीं आ रहा, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। मैं एक दफ़ा कंसोल को भी चेक करता हूँ, यहाँ पे भी कोई एरर आपके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रॉप्स भी चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हेडिंग भी आ रहा है, यहाँ पे नेवर का कॉम्पोनेंट था वो भी आ रहा है, और ये सारी चीज़ें बेहद आसान, ठीक है। आसान ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप लोग प्रैक्टिस घर पे करोगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर मैं एक दो सवाल करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल है? नहीं है इधर भाई। आपका लास्ट में क्या नाम है, खड़े हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मुझे बताओ कि प्रॉप्स का यूज़ क्यों किया जाता है React.js के अंदर? ये तो एक यूज़ केस है ना, मतलब कोई बेसिकली कोई रेलिवेंट आंसर दो, ये तो एक यूज़ केस हो गया। क्यों यूज़ करूँ बेसिकली, ज़रूरी थोड़ी है ना प्रॉप के ज़रिए मैं स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको कॉल करूँ मैं कलर बताऊँ रेड हो, मैं चाहता हूँ जब मैं कॉल करूँ मैं कलर बताऊँ ग्रीन हो, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ज़रूरी थोड़ी है टेक्स्ट कंटेंट को ही चेंज किया जाए, कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो क्या जवाब होना चाहिए कि प्रॉप्स क्यों यूज़ करते हैं हम? कुछ भी चेंज करने के लिए थोड़ा एक अच्छा टर्म होना चाहिए। सही है, जवाब तो सही है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ भाई बैठो, हाँ किसी के जहन में आ रहा है कुछ? हाँ, डेटा पास करने के लिए, ये भी सही है। कॉम्पोनेंट, हाँ डेटा भेजने के लिए और क्या कह रहे हो? कॉम्पोनेंट में चेंजेस करने के लिए। सिंपल आसान सा जवाब है, कॉम्पोनेंट को डायनामिक करने के लिए, ठीक है। कॉम्पोनेंट को डायनामिक करने के लिए, डायनामिक का मतलब देखो स्टैटिक होता है एक चीज़ आपके पास, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब जो चीज़ आपने हार्ड कोडेड लिखी हुई है, जैसा लिखा था वैसा नज़र आ रहा है। डायनामिक का मतलब वो चीज़ अभी डिसाइड नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता कि वहाँ पे क्या आ जाए, उस चीज़ को कहा जाता है डायनामिक। अभी मैं बटन को कॉल करूँ, उसके अंदर मैं क्या टेक्स्ट लिख दूँ मुझे खुद ही नहीं पता, तो इस वजह से ये कॉम्पोनेंट हमारा डायनामिक है। तो बेसिकली स्टैटिक को डायनामिक बनाया जाता है, ये हमने डायनामिक कॉम्पोनेंट बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है प्रॉप्स का, ठीक है। और यकीनन डेटा पास करने के लिए ही इसको यूज़ करते हैं, और ये वाला जवाब भी आप लोगों का ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर चल रही हैं और यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये मुझे इतना बुरा लग रहा है एक ही लाइन पे, मैं इसको जो है ना अलग अलग लाइन पे इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। CSS लिखना तो आता है ना थोड़ा बहुत? जल्दी से मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स किसको करूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स किसको? यहाँ पे ये बटन मौजूद है, यहाँ पे कुछ करूँ क्या? app.jsx कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे क्या करूँ?
ये हमारे पास ये रहा, इसको डिफ के अंदर बंद कर दिया जाए क्या? डिफ के अंदर बंद कर दिया मैंने, और यहाँ पे सिंपल मैं क्लास नेम दे रहा हूँ कंटेनर, ठीक है। और सिंपल मैं इसको कॉपी करूँगा, और ये app.jsx में मौजूद हूँ तो मैं app.css किधर है भाई, ये रहा, डॉट कंटेनर क्या करूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, इतना करना काफ़ी है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा भाई? क्या करना है? अच्छा, इंपोर्ट नहीं किया app.css को हमने, app.jsx इंपोर्ट, सही भाई, यहाँ पे बटन आ गया। अच्छा, इसकी विड्थ मुझे इतनी नहीं चाहिए ना, विड्थ को कैसे कंट्रोल करूँ? यहीं पे कंटेनर पे कुछ करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे कंटेनर पे कुछ करना है? नहीं ना, बटन को करना है ना, विड्थ कम करना है, स्पेसिफिक चाइल्ड की विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं। तो बटन का क्लास ये रहा, और बटन का CSS ये रहा, इसकी विड्थ को कर देते हैं 25% कर देते हैं, सही है। अब थोड़ा सा गैप भी चाहिए, क्या करूँ? गैप करूँ कहाँ पे? यहाँ पे कंटेनर में करेंगे ना, कंटेनर में करेंगे। तो किधर गया भाई कंटेनर का app.css, गैप 30 पिक्सल, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा आ गया, इसको मैं 10 पिक्सल करूँगा, सही भाई, यहाँ पे गैप भी आ गया। यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ें यकीनन आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मैं चाहूँ तो सेंटर कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, सिंपल CSS अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकता हूँ, जो चीज़ें आप लोगों ने HTML CSS के अंदर लिखी थी। और यहाँ पे सिंपल जो है ना, ये भी मुझे बहुत बुरा ही लग रहा है वैसे भी, जस्ट मैंने ये थोड़ा बहुत इस वजह से लिख के दिखाया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि यहाँ पे CSS लिखा जा सकता है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। जो CSS आप HTML CSS में लिख रहे थे, वही CSS आप यहाँ रिएक्ट के अंदर भी चला सकते हो, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, CSS फाइल के अंदर अपनी CSS लिखी, जहाँ पे चाहिए उसको वहाँ पे आपने इंपोर्ट कर दिया, और बस इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? यहाँ तक सही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, एक कॉम्पोनेंट और बनाता हूँ, कॉम्पोनेंट, और मैं कॉम्पोनेंट अब बनाऊँगा, काउंटर बना लेते हैं, ठीक है, काउंटर, ठीक है। काउंटर बनाने के लिए कॉम्पोनेंट के अंदर क्या बनेगा, काउंटर का फोल्डर, काउंटर के फोल्डर के अंदर क्या बनेगा, counter.jsx, और साथ साथ क्या चाहिए, counter.css भी चाहिए। फिलहाल CSS आप लोग लिख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पे आप लोग पता है, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो हम बार बार कर रहे हैं ना, इसके लिए मैं एक एक्सटेंशन चला सकता हूँ, ठीक है, RFC। अभी यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, अगर आपके पास घर पे ये ना चले ना, आप एक्सटेंशन पे आना, यहाँ पे लिखना ES7। अब सिंपल देखो, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ है, सिंपल आप लोग इसको क्या कर लेना, घर जाके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा तो सिंपल इंस्टॉल कर लेना, अनइंस्टॉल का आ रहा है इसका मतलब ये ऑलरेडी आपके पास भी इंस्टॉल हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे मैं कर दूंगा RFC, और यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ये बिल्कुल वही है, एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन बन के क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, और सिंपल इन्होंने रिटर्न क्या किया, एक अदर डिव किया, और कुछ भी इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो रहा। अच्छा, ये एक डिव है, इसके अंदर मैं एक हेडिंग 1 चाहता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा काउंटर इज़ 0, कोई मसले की बात। अब सिंपल जो है ना, मुझे एक बटन चाहिए, 2 बटन चाहिए बेसिकली। मुझे एक बटन की क्लिक करवाने पे करना है काउंटर को प्लस, एक बटन की क्लिक करवाने पे उसको करना है माइनस, ठीक है। तो बटन ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे HTML वाला बटन यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हमने ये बटन बनाया ही क्यों था, कॉम्पोनेंट को रीयूज़ करने के लिए, ठीक है, रीयूजिबिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए हमने ऑलरेडी बटन बनाया हुआ है, ताकि पूरी वेबसाइट पे एक जैसा बटन चल सके। तो मैं उसी बटन को यूज़ करूँगा। कितनी दफ़ा चाहिए भाई, यहाँ पे 2 दफ़ा। एक दफ़ा मुझे क्या चाहिए होगा, टाइटल, इंक्रीमेंट, और एक दफ़ा मुझे टाइटल चाहिए होगा डिक्रीमेंट, सही है। एक दफ़ा इंक्रीमेंट और एक दफ़ा डिक्रीमेंट। यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास
अच्छा भाई यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। अभी मैं जिससे सिर्फ पूछूंगा ना, जैसे मुझे वही आंसर करेगा। हाँ भाई इधर आप खड़े हो, आप खड़े हो जल्दी से। लास्ट में इस रो में बिल्कुल लास्ट में कौन है? आप हो। नहीं है ना कोई भी? पीछे खड़े हो जाओ। अभी बताओ, यहाँ पे मैंने इतना काउंटर वाउंटर बनाया हुआ था, हेडिंग भी था, 2 बटन भी था, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? क्या नहीं किया हमने? एक्सपोर्ट हमने किया हुआ है। हाँ भाई, नहीं पता? मुझे बताओ रेक कितनी क्लासें हो गई हैं, क्या कर रहे थे? आते हो आप रेगुलर? नहीं आते हो? अटेंडेंस रेशियो क्या है? एब्सेंट कब से हो? काफ़ी दिन से, 2 हफ्ते से एब्सेंट हो? आईडी कार्ड लियो अपना। इतने एब्सेंट थोड़ी हो गए, ये आपका कॉलेज थोड़ी है और ना ही आपकी यूनिवर्सिटी ही है। यहाँ पे आप एब्सेंट हो गए कोर्स से बाहर, अभी आप अपना आईडी कार्ड यहाँ रखो और जाओ। 2 हफ्ते से आप एब्सेंट हो। टोटल आपने 6 क्लासेस छोड़ दी। 6 क्लास में तो बच्चे एलिमिनेट हो जाता है। और इतनी एब्सेंट और किसकी क्लास में? और कोई है इतना ज़्यादा एब्सेंट? लीव लगाई है आपने? नीचे आपने रिसेप्शन पे इन्फॉर्म किया था? एप्लीकेशन दिया हुआ था? नहीं? तो आपकी लीव लगनी चाहिए। एब्सेंट लगी हुई है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, मैं क्लास में ही आपका जो है ना एलएमएस खोलूँगा, मैंने जिसको भी खड़ा किया हुआ है मैं अटेंडेंस चेक करूँगा, देखूँगा अगर इसका अटेंडेंस शॉर्ट लिस्ट है, वो क्लास से ही शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अटेंडेंस के मामले में अगर आप लोग ढीले चल रहे थे, ठीक है, अभी तक तो काम बन जाएगा। लेकिन अब अगर किसी की बहुत ज़्यादा अटेंडेंस अगर कम होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल महीने में आप 1 छुट्टी कर सकते हो या मैक्सिमम 2 कर सकते हो। अगर किसी की 3 छुट्टी हुई तो वो फिर छुट्टी ही करे, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो आप बैठ जाओ। अब जो है ना, अब आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। नाम क्या है आपका? हसनैन नाम है। आईडी बताओ मुझे जल्दी से। हसनैन आईडी कार्ड पे आईडी लिखा हुआ है 479278 हसनैन। ठीक है, अब अगर आपकी एब्सेंट होगी तो फिर आपको जो है ना नेक्स्ट क्लास से फिर आने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए आप बैठ जाओ। अच्छा भाई आप खड़े हो, आप खड़े हो। हाँ आप खड़े हो। यहाँ पे हमने कॉम्पोनेंट बनाया हुआ है, हमने एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, यहाँ पे हमें ये नज़र क्यों नहीं आ रहा? कोड दिखाऊं? जल्दी से आ जाओ। और किसी दूसरी फाइल का कोड देखना है? कौन सा कोड? काउंटर का? काउंटर पे ही मौजूद है, हम काउंटर पे ही हैं। app.jsx पे आते हैं जल्दी से। हाँ इंपोर्ट भी नहीं है, इंपोर्ट मैं कर लेता हूँ। इंपोर्ट, और क्या नाम था उसका फंक्शन का? काउंटर। काउंटर कहाँ से करना है? कॉम्पोनेंट स्लैश काउंटर स्लैश काउंटर। इंपोर्ट हो गया। अब बताओ क्या करूँ? इतना करना काफ़ी है? अच्छा भाई बैठ जाओ आप खड़े हो। हाँ खड़े हो। नहीं नहीं आप नहीं, आप पीछे। हाँ क्या करना है अब? कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। किधर यूज़ करना है? यहाँ पे ही कर लेते हैं, डिफ के बाद कर लेते हैं। कैसे यूज़ करते हैं बताओ? फंक्शन का नाम है काउंटर और काउंटर को कॉल कर दिया मैंने। कैसे? कैसे क्लोज़ करूँ? यहाँ पे ये लगा दूँ? फिर अच्छा एंगल ब्रैकेट लगाऊँ? सही है, बैठो।
अच्छा भाई यहाँ पे कॉम्पोनेंट का हमने काउंटर का कॉम्पोनेंट बनाया था, अब मैंने उसको यहाँ पे यूज़ भी कर लिया। इससे पहले हमने यूज़ नहीं किया हुआ था तो इस वजह से वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटर 0 भी आ रहा है, इंक्रीमेंट पे क्लिक होने पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा और ना ही डिक्रीमेंट के क्लिक होने पे डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ये चीज़ कॉम्पोनेंट से आ रही है और ये वाला बटन जो है ना हमारा रीयूजेबल बटन है। क्यों रीयूजेबल है? क्योंकि ये चीज़ भी कहाँ से आ रहा है? कॉम्पोनेंट से आ रहा है। ये भी कॉम्पोनेंट है, ये खुद भी एक कॉम्पोनेंट है और ये पूरा का पूरा भी एक ऐप कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो सारी चीज़ें कॉम्पोनेंट बेस्ड चल रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट के क्लिक होने पे ये 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। जितनी दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ इसकी वैल्यू बढ़ती चले जाए, जितनी दफ़ा मैं डिक्रीमेंट करूँगा इसकी वैल्यू कम होती रहे। ठीक है, तो यकीनन आप लोगों के जहन में एक चीज़ तो यहाँ पे आ गई होगी कि यहाँ पे ये चीज़ हार्ड कोडेड नहीं देनी, बल्कि यहाँ पे ये चीज़ जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल से जानी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मैंने काउंट लिखा, अभी एक एरर आएगा, काउंट इज़ नॉट डिफाइन। वो एरर आने से पहले मैं काउंट को क्या कर लूँगा? डिफाइन कर लूँगा। सही है, सही है। काउंट के अंदर फ़िलहाल के लिए अभी मैं वैल्यू क्या रख रहा हूँ? 0। यहाँ तक कोई मसले की बात? और मैं चेक करता हूँ कि ये काउंट यहाँ से आ भी रहा है या नहीं। मैं सिंपल 0 को चेंज करूँगा, मैं करूँगा 4 करूँगा, ताकि मैं मेक श्योर करूँ कि ये चीज़ यहाँ से आ भी रही है या नहीं से आ रही। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ें वेरिएबल से ही आ रही हैं। ठीक है, अच्छा वेरिएबल से ये चीज़ उठ के आ गई, सारी चीज़ें ठीक है, नॉर्मल हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक होने पे इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाए, जो उसकी प्रीवियस वैल्यू उसके अंदर एक ऐड हो जाए। तो बटन के क्लिक होने पे आप लोगों ने इवेंट चैप्टर्स के अंदर पढ़ा होगा, बटन के साथ ऑन क्लिक लगाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बटन नॉर्मल HTML का बटन नहीं है। ठीक है, और नॉर्मल HTML का बटन नहीं है। इसको आप जो भी भेजोगे ये इसको एज क्या समझेगा? डेटा। ये डेटा एज अ प्रॉप गेट करेगा बटन अपने कंपोनेंट के अंदर। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऑन क्लिक भेज रहा हूँ। ऑन क्लिक में मुझे यहाँ पे करना क्या है? एक अदद फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, मैंने ऑन क्लिक के ऊपर क्या करवाया? एक अदद फंक्शन कॉल कराया। ठीक है, ये एक एरो फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, या मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, फंक्शन कॉल ना भी कराऊँ, सिंपल ऑन क्लिक के ऊपर मैं डायरेक्ट वो चीज़ यहाँ पे भेजूँ और इस वेरिएबल को उठा के डायरेक्ट +1 करवा दूँ। ठीक है, अभी इस चीज़ को मैं दोबारा यूज़ करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपके लिए जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको सिंपल बटन के साथ करते हैं। बटन ये HTML वाला नॉर्मल बटन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट और सिंपल मैंने लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक होने पे क्या होना चाहिए? एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा? काउंट को अपडेट करेगा। ठीक है, अपडेट करने के बाद बल्कि += कर देते हैं। ठीक है, काउंट को अपडेट करेगा, प्रीवियस वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर देगा। यहाँ तक कोई मसले की बात? ये सिंपल काउंट = काउंट +1 भी आप कर सकते हो, एक ही बात है। ये शॉर्ट हैंड तरीका है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल लिखो काउंट = काउंट +1। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा। मैं जल्दी से इसको कंसोल करूँगा ताकि मुझे चीज़ें नज़र तो आएँ। काउंट सही है, यहाँ पे सिंपल मैंने console.log काउंट किया और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये मुझे नज़र आ भी रहा है या नहीं। और यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है, मैं जल्दी से इसको आइडेंटिफाई करूँगा। एरर आ रहा है इसलिए, और यहाँ पे कौन सा बटन क्लोज नहीं है? ये रहा ना इसका क्लोज। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे हटाऊँगा और ये ले आते हैं यहाँ पे। सही है, अब बेसिकली ये बटन के क्लिक होने पे वैल्यू भी अपडेट होगी और जो वैल्यू अपडेट होगी वो मैं लॉग पे भी चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो अपडेट उठा हुआ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे लॉग वाली चीज़ें नज़र आएँ। सिंपल मैंने पहले रिफ्रेश किया और यहाँ पे ये रहा इंक्रीमेंट 4 और नॉट अ नंबर इस तरह का कोई हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या चीज़? हाँ, +1 नहीं लिखा हुआ, +1 मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे फंक्शन का ब्रैकेट नहीं है। कहाँ नहीं है भाई फंक्शन का ब्रैकेट? यहाँ पे
एक ही बात है, इसका ब्रैकेट अगर मैं ना भी लगाऊं, चलो लगा देते हैं, इसको कर देते हैं फंक्शन का ब्रैकेट ये लगा हुआ है ऑन क्लिक का, और ये ठीक है ये वाला आ जाते हैं, इस ब्रैकेट को उठाएंगे यहाँ लगाएंगे। अभी ये काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है और कंसोल डॉट लॉग काउंट है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे 4 है अच्छा यहाँ अपडेट नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है। दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ 6 7 8, अच्छा ये काम तो कर रहा है यहाँ पे लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्या कह रहे हो, हार्ड कोडेड कहाँ दिया हुआ है, तो वेरिएबल से आ रहा है, तो ये वेरिएबल अपडेट तो कर रहे हैं हम, और ये हमने काउंट को दिखाया हुआ है यहाँ पे। रिएक्ट को पता नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है कि बेसिकली यहाँ पे जो हम लोगों ने काम किया हुआ है ना, ये काम हमारे पास चल तो रहा है, कंसोल पे चल रहा है, अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे चलाओगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रिएक्ट कहता है कि एक चीज़ आपके पास ब्राउज़र पे एक दफ़ा रेंडर हो गई ना, तो उसके अंदर री रेंडरिंग नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? अगर आपने किसी खास चीज़ के अंदर री रेंडरिंग करवाना है तो उसको स्टेट के अंदर रखना पड़ेगा, या उसके लिए स्टेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्ट क्या कहता है कि बेसिकली ये 4 यहाँ पे रेंडर हो चुका था, अगर 4 वेरिएबल के अंदर इसके क्लिक होने पे कुछ चेंज होता भी है तो रिएक्ट इसको यहाँ पे नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट कहता है कि बेसिकली एक चीज़ रेंडर हो गई, उसमें री रेंडरिंग नहीं हो सकती। अगर आपने करवाना है तो सिंपल आप स्टेट के ज़रिए करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा स्टेट किसी को पता है क्या है? रिएक्ट का एक अदद हुक है। ठीक है, रिएक्ट का एक अदद हुक है स्टेट, तो सिंपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको अपडेट करवा दूँ। अपडेट करवाने का तरीका क्या है, मैं इसके लिए नॉर्मल वेरिएबल नहीं बल्कि स्टेट बनाऊँगा। ठीक है, अच्छा रिएक्ट के अंदर किसी भी रन टाइम पे या किसी भी ब्राउज़र पे एक चीज़ रेंडर हुई भी उसको चेंज करवाने के लिए स्टेट बनाना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आई हुई है, एक चीज़ यहाँ पे रेंडर हो चुकी है, अगर आप चाहते हो उसके अंदर चेंज हो जाए, विदाउट स्टेट उसको चेंज नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में बिठा लो। फिलहाल मैं यहाँ पे 4 रेंडर हुआ था, मैं चाहता हूँ ये अपडेट होता रहा इस बटन के क्लिक होने पे, तो उसके लिए लाजमी मुझे स्टेट बनाना पड़ेगा। स्टेट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे लिखो यूज़ स्टेट, मुझे क्या करना है, स्टेट को यूज़ करना है। ठीक है, अब सिंपल जो है ना, स्टेट को मुझे यूज़ तो करना है, मुझे नहीं पता कि स्टेट क्या होता है नहीं होता है, मैं क्या करूँगा, कंसोल पे चेक कर लूँगा कि स्टेट है क्या भाई। मैंने कॉन्स्ट किया और मैं स्टेट को चेक करता हूँ ए नाम के वेरिएबल के अंदर। सही है, सिंपल मैं ए नाम के अंदर वेरिएबल के अंदर इसको चेक करता हूँ कि स्टेट के अंदर क्या रखा हुआ है, और सिंपल मैं चेक कैसे करूँगा, ऑब्वियस सी बात है लॉग करूँगा। ठीक है, मैंने लॉग करवा दिया स्टेट को, और यहाँ पे सिंपल मैं इस पर जल्दी से ओपन कर लूँगा कंसोल, मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे मुझे एक अदद एरे मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ समझ में आ गई कि बेसिकली स्टेट को अगर आपने यूज़ किया तो आपको मिलेगा एरे। क्या ये चीज़ मुझे मालूम थी? बिल्कुल नहीं मालूम थी, सिंपल मैंने लॉग करके चेक किया हुआ है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने लॉग करके क्या किया हुआ है, चेक किया हुआ है। इसी तरह से आप मल्टीपल चीज़ों को चेक करोगे जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अगर मैं यूज़ स्टेट करता हूँ तो मुझे एरे मिलता है। एरे के अंदर मुझे 2 चीज़ें मिल रही हैं, पहला वाला तो अनडिफाइंड मिल रहा है, दूसरा मुझे एक अदद फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, पहला वाला अनडिफाइंड मिल रहा है, दूसरा मुझे क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है। पहला वाला अनडिफाइंड क्यों मिला है, मैं एक काम करता हूँ उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ भेजता हूँ, मैंने भेजा इसको 4 भेजा, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा दोबारा से। अब यहाँ पे पहले वाले पे मुझे क्या मिला, 4 मिला, दूसरे वाले पे अभी भी मुझे क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है। एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये वैल्यू जो आप भेज रहे हो ना, ये आपको उस एरे के 0 इंडेक्स पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ए के अंदर एक अदद एरे मिल रहा है जिसके 0 इंडेक्स के थ्रू आप यहाँ पे इसको यूज़ करवा सकते हो, क्योंकि ये यही वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो सिंपल ये, अब मुझे इस लेट काउंट की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, ए के जो 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है, ए के जो 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है, अभी भी यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मैं चेक करता हूँ ये यहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टेट से, मैंने इसको किया 6, और यहाँ पे मैं आके जल्दी से चेक करूँगा, यहाँ पे क्या हुआ, 6 हुआ। इसका मतलब ये चीज़ अब कहाँ से आ रही है, स्टेट से आ रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना।
ये स्टेट का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी यकीनन। अच्छा भाई यहाँ पे सिंपल जो है ना हमने यूज स्टेट किया, यूज स्टेट हमें क्या कर रहा था, एरे रिटर्न कर रहा था। एरे के बेसिकली जो लेंथ थी वो 2 थी, 0 इंडेक्स पे वही वैल्यू पड़ी हुई थी जो हमने इसके आर्ग्यूमेंट में पास की थी। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये इसकी इनिशियल वैल्यू है जो आप इसके ब्रैकेट में पास कर रहे हैं, सही है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है या इनिशियल वैल्यू है। अच्छा अब दूसरा मुझे क्या मिल रहा है, दूसरा मुझे मिल रहा है एक अदद फंक्शन। ये वो फंक्शन है जो इस वैल्यू को चेंज करवाने के काम में आएगा। बात समझ में आ रही है, ये वो फंक्शन है जो इस वैल्यू को चेंज करवाने के काम में आएगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं किधर गया भाई, चेंज मैंने यहाँ पे कराया हुआ है ना, इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, मुझे ये लॉग वगैरह नहीं करवाना। मैंने लिखा ए के जो 1 इंडेक्स पे, अच्छा ए के 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, फंक्शन रखा हुआ है ना, तो उसको मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकते हैं। अच्छा मैं सिंपल इसको बोलता हूँ कि बेसिकली इसको कर दो आप काउंट +1, ठीक है। अच्छा काउंट क्या, बल्कि ये तो मुझे इसको +1 करना पड़ेगा ना, काउंट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अभी काउंट तो कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो सिंपल मैं एक काम करता हूँ, ए के जो 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है ना उसको +1 करो। मैं चेक करता हूँ कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। मैंने इस पर क्लिक किया, यस ये चल रहा है। मैंने दोबारा क्लिक किया, ये अभी भी चल रहा है। लेकिन ये काम जो हमने कर दिया ना, ये इतना मुश्किल कर दिया, कल को मैं देख लूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि बेसिकली मैंने कर कैसे दिया था। अब बेसिकली इस काम को थोड़ा सा आसान करते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं। यूज स्टेट आपको रिटर्न क्या कर रहा है, एरे रिटर्न कर रहा है, तो एरे को यहीं पे रिस्ट्रक्चर कर लो। रिस्ट्रक्चर तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने ECMAScript 6 के अंदर। एरे को रिस्ट्रक्चर करने के लिए आप लगाते हो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो बेसिकली 0 इंडेक्स पे वो आपको इस वेरिएबल के अंदर मिलेगा, जो 1 इंडेक्स पे वो आपको इस वेरिएबल के अंदर मिलेगा। अब मैंने इसका नाम काउंट और सेट काउंट ही क्यों रखा, मुझे पता था ना कि इसके अंदर वो वेरिएबल मिल रहा है जिसके अंदर वैल्यू रखी हुई है। इसका मुझे पता था ना कि इसके अंदर मुझे फंक्शन मिल रहा है जिसके थ्रू मैं इसको सेट कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने इसका नाम सेट रखा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो है ना कोई दूसरा नाम भी रख सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी फ़िलहाल इस ए की नीड अब हमें नहीं। अब जहाँ जहाँ मैं ये यूज़ कर रहा था, ये इतना पंचायती काम मैंने यूज़ किया हुआ था, मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये इतना पंचायत करके हमने जो फंक्शन को कॉल किया हुआ था, मुझे पता है कि आप लोग ये देख के थोड़ा सा घबरा गए होंगे। तो सिंपल अब इसको आप लोग कर लो सेट काउंट, ठीक है। और सेट काउंट को क्या करना है, काउंट को +1 करना है। और यहाँ पे इससे ज़्यादा इसने कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल इसको चलाओ और ये अभी भी वैसे ही चलेगा। यहाँ तक कोई मसले की बात, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो अगर मैं चाहता ना, सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता कि ये यूज स्टेट है, ये इसका सिंटैक्स है कि सिंपल ये आपको एरे देता है और यहाँ पे ये चीज़ें आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। देखो ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं। यूज स्टेट क्या रिटर्न करता है, एरे रिटर्न करता है, उसकी लेंथ क्या होती है, 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ होता है, पहले इंडेक्स पे क्या रखा हुआ होता है, उस फंक्शन का काम क्या होता है, जो पहला वेरिएबल मिल रहा है अगर आपने इनिशियल वैल्यू नहीं दी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है अनडिफाइन। और ये सारी चीज़ें यकीनन आप लोगों को पता चल गई होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं और यकीनन अब जो आप यूज़ करोगे वो इसी तरह से यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि ये तरीका आसान है। वो थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो यकीनन आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है प्रॉपर, ठीक है भाई। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर लो, नहीं है तो ठीक है, फिर आप लोग छुट्टी करो। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, हाँ डॉम के ज़रिए भी कर सकते हैं। रिएक्ट के अंदर हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि डॉम जितना कम यूज़, हम बल्कि कोशिश करते हैं डॉम का ना ही यूज़ करें रिएक्ट के अंदर, ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। हाँ भाई, वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की, मैं इंशाल्लाह जो ना वीडियो के अपलोड करके मैं आपको ग्रुप में जो ना वो मैं लिंक वो कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने अपलोड की नहीं है। हाँ भाई, हाँ सेट काउंट का, हाँ ये सेट काउंट बेसिकली इस एरे के 1 इंडेक्स में फंक्शन रखा हुआ था, ये रहा इससे पहले। हाँ ये एक अदद एरो फंक्शन है। अच्छा इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना कि ये बेसिकली यहाँ पे फंक्शन मैंने क्यों रखा, डायरेक्ट रखूँगा तो मसला आएगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।